आज का क्लास में हम लोग जो है बिहार विधानसभा एग्जाम 2024 से रिलेटेड जो टॉपिक है भारत का संविधान उनको समझने वाले हैं। तो आज का क्लास में हम लोग जो है सिर्फ वैसा क्वेश्चन देखने वाले हैं जिससे आपका जहां से आपके एग्जाम में लगभग 2 से 4 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ से हर एक एग्जाम में आप बिहार विधानसभा से संबंधित किसी भी पोस्ट का आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो आप लोग इस क्लास को जो है इस सेशन को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इस सेशन से जुड़ सके। सभी एक क्वेश्चन को जो है टॉपिक वाइज समझते हुए जो है इस क्लास को देखते हुए जाना है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, स्वायत्त शासित जिला परिषद का गठन किस अनुसूची के तहत होता है। देखिए हम लोग अनुसूची को लेकर क्लास कर रहे थे, अनुसूची पढ़ रहे थे। तो जो भी इससे पहले वाला क्लास नहीं किया है तो आप लोग जो उस क्लास को ज़रूर करें क्योंकि उसमें जो है अनुसूची से संबंधित जो है सभी बेसिक जानकारी बताए थे। और इस क्लास के अंतर्गत जो है जो अनुसूची बच गया है उनको पढ़ने वाले हैं। तो अगर बात करें जो नहीं भी क्लास किया है तो कोई बात नहीं है, थोड़ा हम बैक से ही इनके बारे में पढ़ते हैं। तो बात करें अगर हमारे मूल संविधान में जो है टोटल आपका 8 अनुसूची था मूल संविधान में, जबकि वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आपका 12 अनुसूची है। वर्तमान के संविधान में कुल आपका 12 अनुसूची है। तो इन 12 अनुसूची के बारे में एक एक करके पढ़ रहे थे जिनमें हम 5वीं अनुसूची तक के विषय में जानकारी प्राप्त कर लिए थे। तो पहला में क्या था, तो पहला अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में था, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र के बारे में था। दूसरा की बात करें तो दूसरा में आपका जो है वेतन से संबंधित था। और तीसरी अनुसूची में आपका शपथ से संबंधित था। और चौथी अनुसूची की बात करें तो उसमें राज्यसभा की सीटों के बारे में जानकारी था। 5वीं अनुसूची की बात करें तो उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के कुछ क्षेत्रों को प्रावधान मिला था। और 6ठी अनुसूची की बात करें तो इसमें 4 राज्य ऐसा था, एक असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 4 राज्य के अनुसूचित जनजाति को जो है कुछ प्रावधान दिया गया था। तो यहाँ तक हम लोग जो है कल के क्लास में पढ़ चुके थे, आपको रिवीजन के तौर पर थोड़ा याद दिला दिया। चलिए आज जो है यहाँ से आगे पढ़ते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था इनका राइट आंसर है 6ठी अनुसूची। देखिए राष्ट्रपति जो है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ही जो है जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है। यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन जो है किस अनुसूची के तहत होता है, तो 5वीं अनुसूची के तहत। और कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इन दोनों बातों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान किस अनुसूची में है। तो देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यहाँ से क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कीजिए, कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटी के साथ 100% के साथ रहता ही रहता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जाता है सभी टाइप का क्वेश्चन को समझना है यहाँ पे और साथ में याद करना है। तो देखिए संघ, राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान जो है आपका 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। अगर बात करें हम संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है, तो संघ सूची के विषय पर कानून जो आपका संसद बनाता है। और राज्य सूची के विषय पर कानून आपका राज्य विधान मंडल बनाता है। और समवर्ती सूची के विषय पर कानून जो है संसद या राज्य विधान मंडल दोनों बना सकता है। लेकिन समवर्ती सूची के विषय पर कानून संसद या राज्य विधान मंडल दोनों बना सकता है, लेकिन अगर दोनों ने अलग अलग प्रावधान पे बनाया है तो उसमें मान्यता जो है संसद के द्वारा बनाया गया कानून पे होगा। तो यहाँ तो बात था कि कौन किस सूची पे कानून बना सकता है।
अब चलिए बात करते हैं कि संघ सूची में कितना विषय है और कौन सा विषय है जो संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो संघ सूची में वर्तमान में जो है आपका 100 विषय है अगर वर्तमान की बात करें, लेकिन मूल संविधान में 97 विषय था। 3 अनुसूची जो है संघ सूची में डाला गया, तो वर्तमान में आपका 100 विषय है। रक्षा हो गया, सेना, विदेश कार्य किस सूची के अंतर्गत आता है, तो संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत बात करें तो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, युद्ध और शांति हो गया, कृषि आय पर कर हो गया, ये सब जो आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची के अंतर्गत जो आपका रक्षा, सेना, विदेश कार्य, संयुक्त राष्ट्र संघ, युद्ध और शांति, पासपोर्ट और वीजा जो है, रियल हो गया आपका, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंकिंग से संबंधित प्रावधान, बीमा हो गया, स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार, जनगणना, कृषि आय पर कर, निगम पर कर, ये सभी सेवाएं जो है आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। देखिए इनको याद करने का जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आप समझ लेते हैं तो सभी क्वेश्चन को आप सही कर दीजिएगा एग्जाम में। इसका देखिए इसका लॉजिक क्या है, समझने का कंसेप्ट क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ ये जो है अंतर्राष्ट्रीय तौर पे होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कोई भी चीज़ होगा तो केंद्र सरकार देखने वाला है, और केंद्र सरकार का मतलब आप संघ सूची मानिए क्या होता ही है। तो संघ सूची इस पे कानून बनाएगा। युद्ध और शांति, अगर युद्ध जब भी होता है तो हमारे देश से और किसी दूसरे देश के बीच होता है तो इस पे कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार यानी संघ सूची के अंतर्गत आएगा। कृषि आय पर कर यानी आपका कृषि से लेकर कोई भी कानून बनाने वाला है, जो कर लिया जाता है कृषि आय पे, ये सब कौन लेगा, संघ सूची के अंतर्गत आएगा यानी केंद्र सरकार लेगा। आपका रक्षा हो गया, सेना सब हो गया, ये सब आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। विदेश कार्य केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। आपका रेल हो गया, ये भी आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। बीमा, जनगणना, लेकिन जो भी आपका केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है वो सभी संघ सूची के अंतर्गत आएगा। और जो आपका राज्य सरकार के अंतर्गत आता है वो आपका राज्य सूची में आएगा। तो राज्य सूची में बात करें तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है। इसमें मूलतः जो 66 विषय था, जबकि वर्तमान में 61 विषय है। आपका 5 विषय को जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, राज्य सूची से समवर्ती सूची में। अब उन सभी को यहाँ पे देखने वाले हैं कौन सा प्रावधान था जिन्हें राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए राज्य सूची के कितने विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, तो 5 विषय को। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राज्य सूची के 5 विषय, एक शिक्षा हो गया, वन, वन्य जीव, न्याय प्रशासन, बांट और माप को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। समवर्ती का मतलब हुआ जिस पे राज्य और केंद्र दोनों का भागीदारी हो, दोनों का अधिकार हो, उसे समवर्ती कहते हैं। और राज्य सूची का मतलब जिस पे राज्य सरकार का अधिकार हो, जिस पे राज्य सरकार कानून बनाता हो। अगर बात करें पुलिस की, कृषि की और स्थानीय शासन की, तो ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इस सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल बनाता है। देखिए पुलिस जो है, आप ये बात सुनते होंगे, आप ये कभी न सुनते होंगे कि भारत पुलिस का वैकेंसी आया है, कभी सुनते हैं इंडिया पुलिस का वैकेंसी आया, ये बात नहीं सुनते हैं और नहीं देखते हैं। लेकिन आपने ये बात सुनते हैं कि बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है, बिहार पुलिस का क्वेश्चन लीक हो गया है, उत्तर पुलिस का वैकेंसी या वर्तमान आप देख सकते हैं यूपी पुलिस का वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगभग 60,000 के आसपास आया है। तो जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं तो आप यूपी पुलिस के लिए भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, पुलिस जो है आपका राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, यानी कि ये जो है राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। अगर बात करें कृषि का, कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन कृषि पर अगर कर की बात कर दे यानी टैक्स की बात कर दे तो वो आपका संघ सूची हो जाएगा। स्थानीय शासन,
स्थानीय शासन का मतलब हो गया जैसे आपका मुखिया हो गया, पंचायत के अंतर्गत जितना भी आता है, सरपंच हो गया, ये सब जो है किसके अंतर्गत आएगा? राज्य सरकार के अंतर्गत। तो राज्य सूची के अंतर्गत ये सब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 159। और ये क्वेश्चन को देखने से पहले एक आप लोग के लिए सूचना है, अगर ये इस तरीका का पढ़ाई आपको अच्छा लग रहा है तो इसी तरीका से जो है आपके लिए फुल कोर्स की व्यवस्था लेकर आए हैं बिहार विधानसभा के लिए। तो जिन्हें भी फुल कोर्स परचेज करना है तो अभी जो आपका स्पेशल ऑफर 351 रुपया में जो है आपका फुल कोर्स में आप जो है परचेज कर सकते हैं, मात्र 351 रुपया में। ये कोर्स का वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक है। इसमें डेली आपका लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियो, प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ मिलेगा, ऑल वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ, और साथ ही आपका डाउट क्लास, अगर आपके मन में कुछ सवाल रह जाता है तो उसका डाउट क्लास मिलेगा। वीकली टेस्ट होने वाला है, जिस तरह अभी आपका डेमो क्लास चल रहा है उसी का। तो कल आपका संडे है तो संडे को कल टेस्ट होने वाला है, कल लाइव आएंगे तो आप लोग लाइव जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और साथ ही क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा। एग्ज़ाम एंड रिवीजन, जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा तो उस समय में आपके रिवीजन के लिए मैराथन या महामैराथन क्लास या वीडियो के तहत आपको रिवीजन करवाया जाएगा। अगर बात करें जिनको कोर्स नहीं परचेज करना है, सिर्फ पीडीएफ चाहिए, तो वो मात्र 99 रुपया में लगभग 3000 के आसपास आप क्वेश्चन का पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीडीएफ रहेगा, जितना भी एग्जाम से संबंधित वीवीआई क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा और नोट्स का पीडीएफ आपको मिलेगा। 99 रुपया में सिर्फ आप पीडीएफ परचेज कर सकते हैं और फुल कोर्स आप 351 रुपया में परचेज कर सकते हैं। साथ ही अभी 351 में भी स्पेशल ऑफर चल रहा है, तो उस ऑफर को जानने के लिए आप इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल नहीं करना है, सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना है, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। और पीडीएफ के लिए इस नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट अगर आप सेंड करते हैं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समवर्ती सूची में मूलतः कितने विषय थे? तो समवर्ती सूची में आपका 47 विषय था, लेकिन अभी जस्ट बात किए हैं कि राज्य सूची से 5 विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिससे वर्तमान में आपका 52 विषय हो गया है। क्वेश्चन नंबर 160 है, शिक्षा, वन, विवाह, तलाक, जनसंख्या नियंत्रण किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत। देखिए, शिक्षा को इसलिए समवर्ती सूची में डाला गया है क्योंकि अगर शिक्षा का विकास करना है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का योगदान बहुत ज़रूरी है, तब हमारे देश का शिक्षा का लेवल जो है आगे बढ़ सकता है। अगर सिर्फ एग्जाम्पल तौर पे समझिए, अगर सिर्फ नीतीश कुमार ही चाह लेंगे कि हमारे बिहार का शिक्षा बदल जाए तो ये संभव उतना नहीं है। लेकिन वही अगर नीतीश सरकार और मोदी सरकार अगर दोनों मिलकर अगर चाह ले तो ये संभव है कि बिहार का शिक्षा काफ़ी उन्नति करेगा, काफ़ी प्रगति पर रहेगा, क्योंकि शिक्षा के अंतर्गत काफ़ी खर्च आता है। अच्छे अगर क्वालिटी का अगर आप टीचर लाते हैं तो वहाँ पे जो है आपको ज़्यादा रुपया देना पड़ता है वेतन के तौर पे। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल के ही कर सकता है। तो इसलिए शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत है। तो ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, अगर ये लेक्चर अगर आप सुन रहे हैं तो अगर कल के डेट में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आप इस लेक्चर के तहत जो है सही करके आइएगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप बात करें विवाह का या वन का, वन जो है किसी राज्य में नहीं होता है, 2 राज्य के बीच भी हो जाता है, तो इसलिए वन भी आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। विवाह समवर्ती सूची के अंतर्गत। तलाक हो गया। जनसंख्या नियंत्रण, अगर सिर्फ राज्य सरकार चाहे जनसंख्या पर नियंत्रण करना तो ये संभव नहीं होगा, क्योंकि बिहार के अगर सरकार चाहेंगे कि हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं करेंगे, यहाँ तो लोकतंत्र है, आज़ादी है,
वो चाहेंगे यहाँ पे नियंत्रण नहीं करेंगे, और यूपी के सरकार चाहेंगे कि हम नियंत्रण करने के लिए, तो कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा हो जाए, कहीं पे कम हो जाएगा। तो इसलिए केंद्र और राज्य दोनों को मिल के जनसंख्या नियंत्रण पे विचार करना चाहिए। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण को समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। आपका दंड प्रक्रिया हो गया, आर्थिक और सामाजिक योजना, परिवार योजना, समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर, पुस्तक, जन्म मृत्यु पंजीकरण, ये सभी जो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इन सभी को याद रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। चलिए अब बात करें 8वीं अनुसूची की। तो संविधान का कौन सा अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो 8वीं अनुसूची। ये आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि भाषा से संबंधित कौन सा अनुसूची है? तो 8वीं अनुसूची। और इस अनुसूची के अंतर्गत मूल संविधान में 14 भाषा था, जबकि वर्तमान में आपका 22 भाषा है। देखिए, मूल संविधान में जो आपका 14 भाषा था वो कौन सब था? तो एक उर्दू था, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत आप सुन लीजिए। एक उर्दू था, कश्मीरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, कन्नड़ जो कि कर्नाटक में बोला जाता है, तमिल तमिलनाडु में बोला जाता है, तेलुगु आंध्र प्रदेश, मलयालम, उड़िया, बंगाली, असमिया, संस्कृत और हिंदी। हिंदी की बात करें तो ये बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, ये सभी के अंतर्गत बोला जाता है। तो आपका मूल संविधान में टोटल आपका 14 भाषा था, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से और 8 भाषा को जोड़ा गया। कितने भाषा को? 8 भाषा को। तो 14 8 अगर जोड़िएगा तो आपका 22 भाषा हो जाएगा। तो टोटल जो आपका वर्तमान में 22 भाषा है। तो चलिए उन 8 भाषा को जानते हैं। तो सिंधी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है? इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जो ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा। ये क्वेश्चन को आप एसएससी की बात करें, आप रेलवे की बात करें, आप बीपीएससी की बात करें, चाहे आप यूपीएससी की बात करें, सभी जितना भी प्लेटफॉर्म है, जितना भी बोर्ड है, सभी बोर्ड ने ये क्वेश्चन को लगभग 3 से 4 बार पूछा है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा, 100% छपेगा। तो इस क्वेश्चन को समझ के आपको याद करना है। और रिवीजन के लिए आप लोग पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। 99 रुपया कोई ज़्यादा नहीं होता है। या आप फुल कोर्स ले सकते हैं, 2 या 3 व्यक्ति मिल के भी, 2 या 3 स्टूडेंट मिलकर भी आप ये कोर्स जो है परचेज कर सकते हैं। ये उन्हीं क्लास का डेमो है। इसी तरह वहाँ पे क्लास करवाया जाएगा, रेगुलर क्लास करवाया जाएगा आपका। तो देखिए, सिंधी भाषा को राजभाषा का दर्जा जो है 1967 में 1967 में 21वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। यह राजभाषा का दर्जा प्राप्त करने वाला 15वां भाषा है जो पंजाब और गुजरात के क्षेत्र में बोली जाती है। बस इतना बात याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। वहीं बात करें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को राजभाषा का दर्जा 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। इसको याद रखने का ट्रिक है, नमक याद रखना है। 9 से हो गया आपका नेपाली, मौ से मणिपुरी, कौ से कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, बस इतना बात याद रखना है। और अगर बात करें मैथिली का, जो कि हमारे बिहार में बोली जाती है, और आप बिहार विधानसभा का एग्जाम दे रहे हैं, आपको मालूम होगा कि बिहार से 7 से 8 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना थोड़ा ज़्यादा है। तो मैथिली को राजभाषा का दर्जा 2003 में दिया गया। 2003 में जो है आपको बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजभाषा का दर्जा 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत दिया गया था। इनको याद रखने का मात्र एक तरीका है, बोर्ड मास याद रख लेना है। कौन सा? बोर्ड मास याद रखना है आपसे। 20 हो गया बोडो, डी से हो गया आपका डोगरी, एम से मैथिली और एस से हो गया आपका संथाली। तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। बिहार का कौन सा भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? तो मैथिली को, और मैथिली को 2003 में दिया गया है राजभाषा का दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। कौन सा अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची जो है आपका भूमि सुधार से संबंधित है।
प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत 9वीं अनुसूची शामिल किया गया था? इनका कारण समझते हैं। आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए कि भूमि सुधार अधिनियम जो है 9वीं अनुसूची में ही क्यों है। देखिए, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची बनाया गया था। जब 8 अनुसूची तैयार हो गया और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। जब लागू हो गया तो एक प्रॉब्लम आना शुरू हो गया कि उस समय तो राजा महाराजा होता था, उस समय तो कोई अंग्रेज का बड़ा पदाधिकारी था, उनके संपर्क में तो बहुत ज़्यादा जमीन था, बहुत ज़्यादा भूमि था, लगभग 200-300 बीघा भूमि था, जमीन था। और कोई गरीब है जिनके पास कोई भूमि ही नहीं था, जो राजा महाराजा के संबंधी नहीं थे उस समय, तो उनके पास तो कोई जमीन था नहीं। तो सरकार को ऐसा लगा कि ये तो अन्याय हो गया है जनता के साथ कि किसी के पास इतना ज़मीन है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो इसके लिए कुछ कानून लाना चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने जो है जस्ट 1 साल के तुरंत बाद यानी 1951 में, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, 1951 में संविधान संशोधन के तहत जो है 9वीं अनुसूची शामिल किया गया और उसमें ये बतलाया गया कि भूमि सुधार से संबंधित बातें बतलाई गई कि कुछ भूमि जो है बांटकर इसे देना चाहिए, उसे दिया गया, छोटे किसान को दिया गया, और कुछ भूमि जो है उन्हीं के पास रहने दिया। तो इस तरीक़ा से जो है भूमि का बंटवारा किया गया। तो इसलिए भूमि सुधार का जब भी पूछा जाएगा आपका 9वीं अनुसूची हो जाएगा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत ये शामिल किया गया था। और इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। चलिए, 9वीं अनुसूची शामिल होने के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस अनुसूची में शामिल विषयों की जो आप न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, यानी कि आप केस दर्ज नहीं कर सकते हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा ज़मीन को जो है सरकार लेकर छोटे किसानों को दे दिया, या कुछ ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप इससे संबंधित केस आप दर्ज कर सकते हैं। इन बातों को भी याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 168 है, दल बदल कानून किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। ये जो है 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत शामिल किया गया था। और दल बदल कानून है क्या, इनको समझते हैं। देखिए, दल बदल कानून के इसलिए लाया गया कि उस समय होता क्या था, कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जो है जीत हासिल कर लेता था, लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बन जाता था, और उसके बाद अगर कोई दूसरा पार्टी अगर उसे रुपया दे रहा है तो तुरंत जो है इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में चला जाता था। अगर ऐसा करने से सरकार को लगा कि ये तो गलत है, ये तो जनता के साथ अन्याय हो जाएगा। अगर जनता ने चुना किसी और को, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर जनता ने नीतीश कुमार को चुना बिहार के सरकार के लिए, लेकिन नीतीश कुमार क्या किए, अपना पार्टी छोड़ के मोदी सरकार में शामिल हो गए, सिर्फ नीतीश कुमार। तो जनता को तो ये लगा था हम तो एनडीए पार्टी को जिताए, लेकिन ये जो है भाजपा पार्टी में मिल गया, अब तो भाजपा पार्टी की सरकार बन गई। तो इसके लिए जो है एक कानून लाया गया कि आपका जो टोटल 2/3 इतना सदस्य अगर शामिल होके जा रहे हैं तब तो सही है, इससे कम अगर जा रहे हैं तो आपकी जो है सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और इस समय प्रधानमंत्री की बात करें तो आपका राजीव गांधी जो है प्रधानमंत्री थे। चलिए, बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था का विवरण किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में। देखिए, 11वीं इस में जो है कुल आपका 29 विषय है, और ये क्वेश्चन आपका VVI है। ये क्वेश्चन पूछने की, कोई भी बिहार संबंधित अगर आपका एग्जाम हो रहा है तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का विवरण किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में। इसमें कितने विषय है? तो 29 विषय है। और यहाँ 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और इस समय देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। अगर 12वीं अनुसूची की बात करें
तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत शामिल किया था। इस समय देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ही थे। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें आपका नगर पालिका का विवरण देखने को मिलता है और इसमें कुल आपका 18 विषय है, इन्हें भी आपको याद रखना है। तो चलिए आज जो है अनुसूची को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप डैट ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।